Hello friends, ईयरली कंपाइलेशन ऑफ करंट अफेयर्स फॉर 71st बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के सीरीज के अंतर्गत आज की इस 5वीं कड़ी में हम पढ़ेंगे पूरे एक साल का इकोनॉमिक करंट डेवलपमेंट, जो कि 71वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ बिहार दरोगा, बीपीएससी का कोई अन्य एग्जाम, बीपीएससी टीआरई या बिहार गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए क्वाइट इंपॉर्टेंट है। मैं हूं अमरेंद्र तिवारी एंड यू आर वाचिंग बोधिसत्व पीसीएस। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि प्रीवियस एपिसोड्स आपने मिस किया है इस सीरीज का, तो नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, ज़रूर देख लेना। वीडियो लेक्चर पहले वॉच करो, उसके बाद पीडीएफ नोट्स जो हमारे द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल करवाया जा रहा है उसको पढ़ो, और उसके साथ साथ जो हम प्रैक्टिस सेट उसके बाद हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, उससे यदि आप पूरा कर लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो, पहले वीडियो लेक्चर देखना है, पीडीएफ नोट से रिवीजन करना है और फिर प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस करना है, तो पूरा आपका कमांड हो जाएगा करंट अफेयर्स पे। और किसी भी सब्जेक्ट के लिए यही आपका अप्रोच होना चाहिए, ठीक है? तो वो कर लेना। तो नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम लिंक दिया है उसे भी ज्वाइन कर लेना। और हाँ, आपको लगता है कि आपने पहले से प्रिपरेशन नहीं करा है, सारी चीज़ें कंसाइज चाहिए, एनसीईआरटी प्लस अन्य स्टैंडर्ड बुक का सारे सब्जेक्ट के लिए 1 महीना में आप कुछ कर सकते हो, तो हमारे द्वारा जो संधान 4.0 चल रहा है 71वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को टारगेट करते हुए, उसका भी लिंक नीचे दिया गया है। एप्लीकेशन डाउनलोड करो और 2100 समथिंग रुपये का आपका कोर्स पड़ेगा। उससे आप चाहो तो 1 महीने में यदि रिवीजन कर सकते हो तो रिवीजन करके आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, इफ़ यू आर न्यू एट माई चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द न्यू नोटिफिकेशन डियर एस्पिरेंट। इकोनॉमिक करंट अफेयर्स फॉर 71st बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा। हमारी जो पहली टॉपिक है, ब्रांड फाइनेंस की इंडिया 100 रैंकिंग 2025। ठीक है, जो ब्रांड वैल्यू होता है अलग अलग कंपनियों का, उसके अनुसार जो है उनकी रैंकिंग करी गई है, 100 रैंकिंग करी गई है। तो उस रैंकिंग में कौन कौन सी ब्रांड का वैल्यूएशन कितना है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। सिर्फ 5 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड की बात करें यदि ब्रांड वैल्यू के आधार पे, तो पहला स्थान आता है टाटा ग्रुप्स का, जो कि 31.6 बिलियन अमेरिकी यूएसडी मतलब अमेरिकन डॉलर के बराबर है। पहली बार ये 30 बिलियन के पार पहुंचा है और भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड है डियर एस्पिरेंट। वहीं इन्फोसिस 16.3 बिलियन यूएसडी के साथ आईटी सेक्टर में नंबर 1 पे बना हुआ है। हर एक सेक्टर का सेक्टर वाइज देखो, यदि वनडे का प्रिपरेशन कर रहे हो या बीपीएससी भी जो 70वीं बीपीएससी में इसका ट्रेंड रहा है, तो वेरी फैक्चुअल अप्रोच के साथ जाता है, तो किसी भी एक सेक्टर का पूछ सकता है। तो बात ध्यान में रखना, काफ़ी कंसाइज वे में आपको नेक्टार में परोसने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इन्फोसिस जो है 16.3 बिलियन यूएसडी के साथ आईटी सेक्टर में नंबर 1 की कंपनी बनी हुई है। वहीं एचडीएफसी ग्रुप की बात करें तो 14.2 बिलियन यूएसडी के साथ वित्तीय सेवा क्षेत्र में प्रभावशाली इसने वृद्धि करी है। एलआईसी की बात करें तो 13.6 बिलियन डॉलर के साथ ब्रांड वैल्यू में इसमें लगभग 35% की वृद्धि हुई है डियर एस्पिरेंट। रिलायंस की बात करें तो 9.8 बिलियन यूएसडी, ठीक है। डाइवर्सिफाइड उद्योग में मजबूत प्रदर्शन के वजह से ये रिलायंस जो है इसका ब्रांड वैल्यूएशन इतना है। अन्य शीर्ष 10 में एसबीआई ग्रुप्स, एचसीएल टेक, एयरटेल, लार्सन एंड टर्बो, महिंद्रा ग्रुप शामिल हैं डियर एस्पिरेंट, ठीक है। तो आप ध्यान में रखना, ये टाटा ग्रुप का पूछ सकता है, इन्फोसिस का पूछ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप ध्यान में रखना, ठीक है। यदि सबसे मजबूत भारतीय ब्रांड की बात करें बीएसआई ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स के आधार पे, तो ताज होटल जो है टॉप पे बना हुआ है। पिछले 4 वर्षों में सबसे मजबूत ब्रांड ये लगातार बना हुआ है। इसका बीएसआई स्कोर 92.2/100 है, AAA+ इसकी रेटिंग है, ध्यान में रखना। एशियन पेंट जिसका बीएसआई स्कोर 92 के बराबर है, 92/100, इसको भी AAA+ रेटिंग मिला है और विश्व स्तरीय पेंट ब्रांड है ये। अमूल की बात करें तो इसका बीएसआई स्कोर हमको याद करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो टॉप ब्रांड है उसका बीएसआई स्कोर पूछ सकता है, लेकिन अन्य का नहीं पूछ सकता है, ठीक है।
तो अमूल की बात करें तो इसका BSI स्कोर 91.2 है, इसको भी AAA+ रेटिंग मिली हुई है। लगातार उच्च विश्वसनीयता जो है लोगों की बनी हुई है इस ब्रांड पे। अडानी ग्रुप की बात करें तो भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ ब्रांड रहा है ये पिछले फाइनेंस ईयर में, जिसने 2024-25 तक अपनी ब्रांड वैल्यू 3.55 बिलियन USD से बढ़ाकर 6.46 बिलियन तक पहुंचा दिया है, जो 82% की सबसे उच्च वृद्धि दर्ज हासिल करी है डियर एस्पिरेंट। तो ब्रांड फाइनेंस की 100 रैंकिंग 2025 की हमने देखा। शीर्ष 5 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड में टाटा ग्रुप प्रथम स्थान पे है, और सबसे मजबूत ब्रांड वैल्यू के आधार पे सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड है वो टाटा ग्रुप है। लेकिन ब्रांड स्ट्रेंथ की बात करें तो उसमें भारतीय ब्रांड में तो वो ताज होटल है, सबसे टॉप पे बना हुआ है। 92.2 इसकी क्या है BSI स्कोर है। लगातार 4 वर्षों में सबसे मजबूत ब्रांड बना हुआ है डियर एस्पिरेंट। ठीक है, अगला टॉपिक है 2024-25 के लिए खाद्यान्न उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान के बारे में हमें जानकारी करनी है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर द्वारा 28 मई 2025 को ये जारी करी गई। इसमें बताया गया है कि जो कुल खाद्यान्न उत्पादन अनुमान है ये 39.59 लाख मीट्रिक टन के बराबर है, यानी 353.96 मिलियन टन, जो कि पिछले वर्ष 2023-24 के 3322.98 लाख मीट्रिक टन की तुलना में लगभग 216 लाख मीट्रिक टन जो है वो अधिक है। ठीक है, इसमें चावल का उत्पादन 1490 LMT लाख मीट्रिक टन, गेहूं का उत्पादन 1175 LMT, मक्का का उत्पादन 422 LMT लगभग, और पल्सेज यदि मतलब दाल की बात करें तो 252 LMT के बराबर है डियर एस्पिरेंट। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखना। ये जो यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकता है, कुल खाद्यान्न उत्पादन अनुमान पूछा जा सकता है। ठीक है, ध्यान में रखना। और ये जो टॉपिक है इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर योर प्री एज वेल एज फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन डियर एस्पिरेंट। एग्रीकल्चर सेक्टर में इसका काफ़ी उपयोग हो सकता है, जो भी डेटा आप इसमें पढ़े हो। तो हमने क्या पढ़ा, अनुमान लगाया गया है कि कुल खाद्यान्न उत्पादन जो है 2024-25 के लिए 3539.59 लाख मीट्रिक टन होगा डियर एस्पिरेंट, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6.5% अधिक है। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है हंगर हॉटस्पॉट्स 2025 रिपोर्ट। यूएन का जो खाद्य एवं कृषि संगठन है और विश्व खाद्य संगठन के द्वारा ये जारी किया गया है। हंगर हॉटस्पॉट FAOWEP अर्ली वार्निंग ऑन एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी जून से अक्टूबर 2025 रिपोर्ट ये जारी करी गई है। इस नाम से ये रिपोर्ट जारी करा गया है। किसके द्वारा? FAO और WFP के द्वारा जारी किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सूडान, दक्षिणी सूडान और माली को वैश्विक स्तर पर सबसे गंभीर भूख संकट वाले क्षेत्रों में शामिल किया गया है। ठीक है, सूडान, दक्षिणी सूडान और माली को। क्यों, क्या कारण है? कारण भी पूछ सकता है कथन और कारण के रूप में। हालांकि बीपीएससी ने अपने स्टैंडर्ड को इतना अपलिफ्ट नहीं किया है अभी तक, जैसे यूपी पीसीएस में पूछता है, यूपीएससी में पूछता है, इवन झारखंड में भी कथन कारण, या राजस्थान पीसीएस जो हिंदी बेल्ट है इसमें, ये सारे स्टेट्स ऐसे हैं। इसका आयोग जो है काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करता है, इसका टीम जो क्वेश्चन सेटर का टीम है। और हमारे यहाँ बीपीएससी का तो हाल ही आप देखे होंगे 70वीं में। ठीक है, फिलहाल दुश्मन से हमें कभी भी दुश्मन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो कभी भी किसी भी तरीके का कोई चाल चल सकता है आपको ट्रैप करने के लिए। तो हो सकता है कि 70वीं बीपीएससी में जो ट्रेंड रहा बीपीएससी का, वो ट्रेंड बदल के इस बार एनालिटिकल अप्रोच के साथ कर दे अपना। ठीक है, इंक्लाइनेशन एनालिटिकल अप्रोच के तरफ कर दे। तो इस बात को आप ध्यान में रखना। इसमें बताया गया है कि सूडान, दक्षिणी सूडान और माली विश्व के सबसे गंभीर भूख संकट वाले क्षेत्र हैं। क्यों? इसमें संघर्ष, आर्थिक अस्थिरता, जलवायु जनित आपदाएं जो है इस भूखमरी का कारण है, व्यापक भूखमरी का प्रमुख कारण है। इसके साथ साथ इसमें बताया गया है कि पैलेस्तीन का जो गाजा स्ट्रिप है, यहाँ पे 2.1 मिलियन लोगों को आईपीसी फेज 3 इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन का फेज 3 में रखा गया है, और लगभग 4,70,000 लोग जो है पोटेंशियल कैटास्ट्रॉफ के जोखिम में हैं।
ठीक है, इसमें आपको ये ध्यान में रखना। ठीक है, 2.1 मिलियन लोगों को आईपीसी फेज 3 में रखा गया है और 4,70,000 लोग जो है इसमें पोटेंशियल कैटास्ट्रॉफ के जोखिम में शामिल हैं। ये बात पैलेस्टीन गाजा स्ट्रिप के बारे में कही गई है। अगला हमारा टॉपिक है फास्ट टैग आधारित। आपने देखा होगा कि जो मतलब 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, इवन इफ 50-60 किलोमीटर के दायरे में जो लोग आते हैं ना टोल प्लाजा के आसपास, उनसे टोल प्लाजा मैनेजमेंट के साथ काफ़ी ज़्यादा बहस होती थी पहले। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए 15 अगस्त 2025 से फास्ट टैग आधारित एक वार्षिक योजना शुरू करी गई है जो 15 अगस्त 2025 से लागू होगी। उसमें होगा क्या कि आपको 3,000 रुपये का एक वार्षिक शुल्क भुगतान करना होगा जो कि एक पास की कीमत है, जिसकी 1 साल की वैधता या 200 यात्राएं जो भी पहले हो जाए उसके लिए आपको भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, 1 साल की वैधता या 200 यात्राएं। यदि आप 3 महीने ही 200 यात्राएं 3 महीने में ही पूरा कर लेते हो या 1 महीने में ही पूरा कर लेते हो तो जो है ये खत्म हो जाएगा, फिर से आपको 3,000 का एक वार्षिक शुल्क अलग से देना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 साल की वैधता और 200 यात्राओं के साथ 3,000 रुपये का वार्षिक शुल्क के साथ फास्टैग पास योजना शुरू करी जाएगी 15 अगस्त 2025 को। यह नेशनल हाईवेज और नेशनल एक्सप्रेसवेज के अंतर्गत आने वाले ना ही संचालित टोल प्लाजा पर उपयोगी हैं। ठीक है, ये राज्य वाले पे नहीं है। ठीक है, ये बात स्टेट हाईवे पर नहीं लागू होते हैं, नेशनल हाईवे और नेशनल एक्सप्रेसवे पे ही लागू होते हैं। ये बात ध्यान में रखना, ये स्टेट हाईवेज या निजी टोल प्लाजा पर मान्य नहीं है। ठीक है, तो ऐसी क्वेश्चन यहाँ से आपको बना के पूछा जा सकता है कि फास्टैग पर आधारित वार्षिक पास योजना सभी प्रकार के हाईवेज और एक्सप्रेसवेज पे मान्य है, तो ये आपका गलत होगा। ठीक है, नेशनल एक्सप्रेसवे पे मान्य है, स्टेट एक्सप्रेसवे या स्टेट हाईवेज पे मान्य नहीं है, या किसी निजी टोल प्लाजा पे मान्य नहीं है। पास केवल निजी गैर व्यावसायिक 4 पहिया वाहनों जैसे आपका कार है, जीप है या वैन है, उसी के लिए ये मान्य है। ठीक है, कॉमर्शियल व्हीकल के लिए नहीं है। डियर एस्पिरेंट, ये भी ध्यान में रखना, निजी गैर व्यावसायिक 4 पहिया वाहनों जैसे कार, जीप या वैन के लिए है निजी, और कमर्शियल व्हीकल के लिए ये नहीं है, जैसे आपका ट्रक हो गया, बस हो गया, टैक्सी हो गया, इस पर ये लागू नहीं होगा। पास को राजमार्ग यात्रा ऐप या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया या मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट वाले की आधिकारिक वेबसाइट से 3,000 रुपये देकर आप इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। ये पास खास तौर पर 60 किलोमीटर के दायरे में आने वाले लोगों के लिए ज़्यादा मददगार होगा। ठीक है, उससे बियॉन्ड भी हो सकता है, लेकिन खास तौर पर जो 50-60 किलोमीटर के सर्किल में रहते हैं किसी टोल प्लाजा के, उससे उनके लिए ज़्यादा ये फ्रूटफुल होगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा टॉपिक, भारत की सबसे बड़ी इन प्लांट ऑटोमोबाइल रेलवे साइडिंग। ठीक है, इन प्लांट बोले तो प्लांट से ही जो मैनूवर होता है, ठीक है, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जैसे गाड़ी का प्रोडक्शन हो गया और उसको लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े कंटेनर में, बसों में, ट्रकों में भर के भेजते हैं अपने साइड से बाजार में, मार्केट में भेजते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि इन प्लांट ऑटोमोबाइल रेलवे साइडिंग करी गई है भारत की सबसे बड़ी, किसके द्वारा, मारुति सुजुकी मनेसर के द्वारा, मनेसर प्लांट में। ठीक है, इसमें बताया गया कि मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने अपने मनेसर प्लांट में 46 एकड़ क्षेत्र में इस साइडिंग की स्थापना की है। इसे हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत विकसित किया गया है। अब देखो होता क्या है कि जो रेल परियोजना है विद्युत से चलती है। ठीक है, और रेल विद्युत से चल रही है, सारी विद्युत संचालित रेलवे हो गई है लगभग पूरे इंडिया में। अब इससे क्या होगा, जो अनुमानित बचत है CO2 उत्सर्जन का, लगभग 1.7 लाख टन प्रति वर्ष का इसका होगा। ठीक है, और 60 मिलियन लीटर ईंधन भी प्रति वर्ष इसमें बचेगा, जो कि ट्रकों से और अन्य मतलब ट्रांसपोर्ट वाहनों से उसको भेजने में खर्चा हो जाता था। ठीक है, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का जो लक्ष्य है वह लक्ष्य बता रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 30-31 तक लगभग 35% वाहन जो है वो रेल के द्वारा भेजना चाहता है, जिसे रोड कंजेशन में कमी और लागत लाभ भी मिलेगा। डियर एस्पिरेंट, ठीक है, बात आ गई समझ में, ध्यान में रखना, सब हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, सबसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है बीपीएससी के द्वारा। अगला हमारा टॉपिक है जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल। ठीक है, जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल, लेकिन मतलब एक ऐसा पोर्टल होगा जिस पे जेंडर बजटिंग से संबंधित जो भी नॉलेज होगा वो उसमें इंक्लूडेड होगा, और उस पोर्टल पे जाइए और वहाँ से जानकारी हासिल कीजिए।
21 जून 2000, देखो कोई भी टॉपिक आप पढ़ो ना तो सबसे पहले ठहराव के साथ उसको डिकोड करने की खुद से कोशिश करो। यदि आपने डिकोड कर लिया तो समझ जाइए कि 50% काम आपने कर लिया, बाकी आपको तथ्यों को समझना है। तो उसके बाद तथ्यों को समझना काफ़ी आसान हो जाता है। तो जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल 21 जून 2025 को विज्ञान भवन दिल्ली में आयोजित एक राष्ट्रीय सलाह सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया था, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के द्वारा। ठीक है, ध्यान में रखना। कार्यक्रम में 40 केंद्रीय मंत्रालय, 20 राज्य सरकारों, यूएन वुमेन और एशियन डेवलपमेंट बैंक तथा अन्य विशेषज्ञ संस्थानों की भागीदारी थी। यह पोर्टल वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है जहां केंद्रीय और राज्य सरकारों, नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और समान हितधारकों को जेंडर डिसएग्रीगेटेड डेटा, नीति संक्षिप्तियाँ मतलब पॉलिसी को ब्रीफ में दिया रहेगा, और बेस्ट जो भी प्रैक्टिसेस हैं जेंडर अपलिफ्टमेंट को लेके या गैप को पूरा करने के लिए वो, और उससे संबंधित जो भी इनसाइट्स होंगे वो उपलब्ध कराए जाएंगे। इसका उद्देश्य लिंग जागरूक बजटिंग को नीतिगत और प्रशासनिक स्तर तक पारदर्शी और सक्षम बनाना है। आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो भारत में जेंडर बजटिंग की शुरुआत हुई थी औपचारिक तौर पे वो फाइनेंशियल ईयर 5-6 से हुई थी, जबकि बिहार में 2008-9 से हुई थी। डियर एस्पिरेंट, क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस स्टेटमेंट, तो ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस हुआ है 113वां 2 से 13 जून 2025 को जिनेवा में, उससे संबंधित हमें जानकारी चाहिए। इसमें 187 सदस्य देशों से सरकार, कर्मी और नियोक्ता प्रतिनिधि जो है यहाँ पे शामिल थे। भारत की तरफ से यूनियन लेबर मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने क्या करा, प्रतिनिधित्व किया। पहली बार एक अंतर्राष्ट्रीय संधि कन्वेंशन नंबर 192 अपनाई गई जो कार्यस्थलों में जैविक खतरों जैसे वायरस, बैक्टीरिया और जो भी पैथोजन होते हैं, रोगजनक होते हैं, उससे सुरक्षा सुनिश्चित करता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे उबर होगा, स्विगी हो गया आदि पर आधारित जो सामाजिक श्रमिक होते हैं उनको सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम मजदूरी, उनकी डेटा सुरक्षा, सौदेबाजी और श्रम अधिकार देते हुए कन्वेंशन और रिकमेंडेशन प्रारंभिक रूप से तैयार किया गया है। शुरुआत में ये होता था कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मतलब उनका जो है जॉब सिक्योरिटी नहीं थी, जॉब जो भी प्रोवाइडर होते थे, उन जो भी कंपनियां होती थी उनके द्वारा कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कराई जाती थी। ठीक है, उनके डेटा की सुरक्षा की कोई वो नहीं होती थी, कभी भी किसी भी तरीके से कंडीशन में उनको कार्य करना पड़ता था। ठीक है, बार्गेनिंग का उनके पास पावर नहीं था। तो सब इसके लिए देखो सोसाइटी जैसे जैसे इवॉल्व होती है, मैंने कई बार कहा है यदि आप हमसे जुड़े हुए हो तो सोसाइटी क्या होती है, डायनेमिक होती है। कहीं की भी सोसाइटी डायनेमिक होती है, एक चक्र है। और भारतीय फिलॉसफी की बात करो, मैं शुरुआती कक्षाओं में बताया था कि जैसे वेस्टर्न कल्चर में जो समय को लीनियर माना गया है, समय को क्या माना गया है, लीनियर। ठीक है, कि जैसे एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक अंत पॉइंट है। लेकिन हमारे यहाँ जो इंडियन कल्चर है, सनातन संस्कृति है, इसमें समय का चक्र सर्कुलर होता है, चीज़ें बदलती रहती हैं, पुरानी होती हैं, नई होती हैं, पुरानी होती हैं, नई होती हैं, पुरानी होती है, नई होती हैं। ठीक है, तो यही है सोसाइटी का रिवॉल्यूशन, इवोल्यूशन। जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं उसमें जो कमियां हैं उसके लिए कार्य किए जाते हैं। ठीक है, तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो भी श्रमिक कार्य करते हैं उनके लिए सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम मजदूरी, डेटा सुरक्षा, उनको बार्गेनिंग पावर देना, ये सब क्या है, ये इवॉल्व सोसाइटी का निशानी है और ILO इससे संबंधित काम कर रहा है। एक व्यापक रिजोल्यूशन पारित हुई जिसमें असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और बेहतर रोजगार तक पहुंच दिलाने की रणनीति पर भी जोर था। जो असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं, जैसे ईंट का भट्टा हो गया, ये क्या है, असंगठित क्षेत्र है, अनऑर्गेनाइज्ड है। उसमें होता क्या था, पहले के जमानों में जैसे बिहार के बहुत सारे आपने केसेस देखा होगा, जो चिमनी मालिक थे, जैसे ईंट के भट्टे के मालिक थे, तो बहुत सारे मजदूर उसमें कोयला डालते वक्त खुदे उसमें गिर जाते थे और जल के मर जाते थे। कोई मुआवजा वगैरह नहीं दिया जाता था, किसी भी तरीके की सिक्योरिटी उनको नहीं प्रोवाइड होती थी। तो कहने का मतलब जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको भी उनको जो है सामाजिक सुरक्षा देना और बेहतर रोजगार तक पहुंच सुनिश्चित हो, इस रणनीति पर भी ILC में जोर दिया गया। इसमें केयर वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर्स, डिसेबिलिटी सपोर्ट वर्कर्स जैसे अति संवेदनशील श्रमिकों को प्राथमिकता देने की भी बात कही गई थी। पैलेस्टाइन को ILO ने
नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में मान्यता दी, जिसे अभूतपूर्व निर्णय माना जा रहा है। तो क्वाइट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकता है डियर एस्पिरेंट। और समुद्री श्रमिकों को की वर्कर्स के रूप में भी मान्यता दी गई। ठीक है, 113वां इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, देखो तीन सार्वजनिक रक्षा क्षेत्र के जो उपक्रम है, डिफेंस पीएसयू, पब्लिक सेक्टर यूनिट, उन्हें मिनी रत्न 1 श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, मिनी रत्न कैटेगरी 1 में रखा गया है। कौन कौन से हैं? MIL, म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड, आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड। ध्यान में रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में 3 रक्षा डिफेंस एंड सेक्टर के 3 PSU को मिनी रत्न श्रेणी 1 में रखा गया है। तो इसमें से कौन शामिल नहीं है या इसमें से कौन कौन है, तो आपको नाम याद होना चाहिए। MIL, ABNL और IOL। MIL स्टैंड फॉर म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड और ABNL स्टैंड फॉर आर्मर व्हीकल्स निगम लिमिटेड और IOL स्टैंड फॉर इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड। डियर एस्पिरेंट, मिनी रत्न श्रेणी क्या है आपको पता है कि महारत्ना, मिनी रत्ना, ठीक है, नवरत्ना, ये सारी चीज़ें श्रेणियां होती हैं, कंपनियों को दी जाती हैं उनके परफॉर्मेंस के आधार पे, उनके जो भी प्रॉफिटेबल उनका चार्ट होता है, परफॉर्मेंस होता है, उस आधार पे। तो मिनी रत्ना की बात कर लेते हैं। आई होप कि जो इकोनॉमिक्स के स्टैटिक टर्म्स होते हैं आपको पता होंगे। मिनी रत्न 1 की बात करें तो श्रेणी 1 की विशेषता ये है कि कोई कंपनी लगातार 3 वर्षों तक लाभ में रहे और 30 करोड़ से अधिक प्री टैक्स प्रॉफिट यदि अर्जित करती है तथा सकारात्मक नेट वर्थ रखने वाले पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज को यह दी जाती है, यह श्रेणी में रखा जाता है मिनी रत्ना कैटेगरी 1 में। क्या? 3 वर्ष तक लगातार लाभ हो, 30 करोड़ से अधिक उसका प्री टैक्स प्रॉफिट हो और सकारात्मक नेट वर्थ हो उसका, ठीक है, ज़्यादा उस पर ऋण वगैरह ना हो, तो उसको मिनी रत्ना, उस पब्लिक सेक्टर PSU को मिनी रत्ना 1 में रखा जाता है। यह कंपनियों का, अगर मिनी रत्ना 1 श्रेणी में कोई कंपनी चली जाती है तो ऐसी कंपनियों को 500 करोड़ तक या अपनी नेट वर्थ का एक पूंजी निवेश करने, जॉइंट वेंचर करने और स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का उसको अधिकार होता है, उसे किसी अन्य से अनुमति नहीं लेनी पड़ती है। ठीक है, ये DPSU, डैट मीन्स डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट, ऑपरेशनल स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके हैं, जिससे वे मेक इन इंडिया, आयात प्रतिस्थापन और निर्यात विस्तार की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। सभी तीनों PSUs अक्टूबर 2021 में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के विभाजन के तहत स्थापित किए गए थे। इसने 3 वर्षों में उल्लेखनीय प्रदर्शन और आत्मनिर्भरता का परिचय दिया है डियर एस्पिरेंट। ठीक है, तो क्वाइट इंपॉर्टेंट है MIL, ABNL और IOL, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकता है। भारत अब दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। काफ़ी ज़्यादा राजनीति हुई थी, अभी भी इस पर कटाक्ष होता है कि एक मतलब हमारे यहाँ एक तो रीजनल डेवलपमेंट डिस्पैरिटी है, पर कैपिटा अभी इकोनॉमिक जो मतलब अर्निंग है उसमें भी बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है। तो कहाँ से भारत जो है 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो गई? नॉमिनल GDP के आधार पे इसको रखा गया है, रियल GDP नहीं, मतलब करंट प्राइस पे जो GDP होता है उसके आधार पे रखा गया है। भारत अब दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और यह उपलब्धि 2025 में इसने जापान को पीछे छोड़ के हासिल की है। किसको? जापान को। यह जानकारी कैसे मिली थी? नीति आयोग के CEO VVR सुब्रमण्यम ने दी थी, जो IMF द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2025 में जारी किया गया था, उसके आंकड़ों पर आधारित था। IMF का अनुमान क्या है? भारत का नॉमिनल GDP जो है अनुमानित ये 187.0 अरब डॉलर के बराबर है, USD के बराबर है। ठीक है, वहीं जापान का माइनर सा मतलब लेस हो गया है, 4186.4 अरब डॉलर के बराबर है। मतलब भारत ने मामूली बढ़त लेकर जापान को पीछे छोड़ा है, लेकिन पीछे छोड़ दिया है। इससे पहले 2024 तक भारत 5वें स्थान पर था। अब केवल संयुक्त रूप से ऊपर देखो तो USA हो गया, चीन हो गया और जर्मनी हो गया, जो भारत से आगे हैं। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2027 में भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।
ठीक है। भारत में 2025-26 और 2026-27 में जीडीपी में वृद्धि का अनुमान जो है आईएमएफ के द्वारा लगाया गया है 6.2 और 6.3%। ठीक है, -0.1% का इंक्रीमेंट देखा गया है। 2025-26 में 6.2 और 26-27 फाइनेंशियल ईयर में 6.3 का जीडीपी ग्रोथ रेट रहने का अनुमान है। ठीक है, चलिए हमारा अगला टॉपिक है आरबीआई के द्वारा 2024-25 के लिए केंद्र सरकार को लाभांश दिया गया है। आरबीआई की सेंट्रल बोर्ड ने मई 23, 2025 को लगभग, ये डेटा छोड़ देना, ये याद रखना, लगभग 2.69 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड सामयिक लाभांश केंद्रीय सरकार को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ठीक है, यह 2023-24 में सरकार को दिए 2.1 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले लगभग 27% अधिक है। और सरकार को इस लाभांश से क्या होगा? फिजिकल स्पेस बढ़ाने, डेफिसिट, जो सरकार का डेफिसिट होता है उसको नियंत्रित करने, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने को सरकार को अवसर प्राप्त होंगे। आरबीआई ने इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क की समीक्षा की, जिसमें आकस्मिक रिस्क बफर, जो कंटीजेंसी रिस्क बफर होता है, इसको 7.5% पर सेट कर दिया, जो कि पूर्व में 6.5% के बराबर था डियर एस्पिरेंट। ठीक है, चलिए अगला हमारा टॉपिक है आरबीआई द्वारा द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा 6 जून 2025 को जारी करी गई थी, जिसमें रेपो रेट में 50 बेसिक पॉइंट की कटौती कर 6 से 5.5% कर दिया गया है। तो रेपो रेट कितना है? 5.5%। रेपो रेट पता होगा कि आरबीआई जो है जिस रेट पे कमर्शियल बैंकों को ऋण देता है। ठीक है, पॉलिसी स्टांस को बदला गया, पहले एकोमोडेटिव था, अब इसे न्यूट्रल कर दिया गया है, ताकि आने वाले जो भी नीति निर्णय लिया जाए वो डेटा आधारित हो और लचीले हों। सीआरआर की बात करें तो ये 1% इसमें कटौती करी गई है। नीचे कमेंट करके बताओ सीआरआर और एसएलआर में क्या अंतर होता है। ठीक है, मुझे आशा है आपको पता होगा, नीचे कमेंट करके बताओ। तो सीआरआर में 1% की कटौती की गई, जिसे 3% पर लाया गया है। यह कटौती 4 चरणों में लागू होगी, सितंबर से नवंबर 2025 तक। ठीक है, तो ध्यान में रखना, मुख्यतः आपको रेपो रेट कितना है, पॉलिसी स्टांस अब क्या है, सीआरआर कितना है, ये सब पता होना चाहिए। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की बात करें तो नई दर 5.25% के बराबर है। एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की बात करें और बैंक रेट की बात करें तो दोनों अब 5.75 के बराबर पहुंच गया है, परसेंटेज के बराबर पहुंच गया है। ठीक है, तो बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट और बैंक रेट में क्या अंतर है, नीचे कमेंट करके बताओ। एसएलआर की बात करें, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो कि 18% के पूर्ववत स्टैंड पर ये बना हुआ है। ठीक है, इसमें जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन जो है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए 6.5% का पूर्व अनुमान जो रखा गया था उसको ही बना के रखा गया है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं रखा गया है। सीपीआई इन्फ्लेशन फोरकास्ट की बात करें तो इसे डाउनग्रेड करके, दैट मीन्स पहले 4% था, अब उसे कम करके 3.7% के बराबर रख दिया गया है, खाद्य एवं ऊर्जा की कीमतों में स्थिरता का आकलन करके डियर एस्पिरेंट। ठीक है, सीपीआई बोले तो कॉस्ट प्राइस इंडेक्स पे। ठीक है, ध्यान में रखना। अगला हमारा टॉपिक यूएन का एक रिपोर्ट है भारतीय जनसंख्या पे, उसके बारे में हमें डेटा खंगालना है। ठीक है, जनसंख्या इसमें बताया गया है कि जनसंख्या जो है भारत का 1.46 अरब पहुंच चुका है, जिसे भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है, चाइना को पीछे पछाड़ते हुए। जो टोटल फर्टिलिटी रेट है अब घटकर 1.9 बच्चे प्रति महिला रह गई है, जो कि प्रतिस्थापन स्तर से नीचे है, 2.1 से नीचे है। हालांकि ये एक कंसर्न भी है। ठीक है, आई होप कि आपको प्रतिस्थापन रेट पता होगा, कुल प्रजनन दर पता होगा, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। बीपीएससी अमूमन इन स्टैटिक पॉइंट से क्वेश्चन उठा के पूछता है। किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरों में 1.6 से 1.7 TFR की कमी चिंताजनक रूप से काफ़ी अधिक है। युवा आबादी की बात करें तो 0 से 14 वर्ष की आयु वर्ग में लगभग 24% है, जबकि 10 से 24 वर्ष के युवा जो हैं ये 26% के बराबर हैं। कार्यशील आयु वर्ग जो 15 से 64 वर्ष माना जाता है लगभग 68% है, जो आर्थिक दृष्टिकोण से एक संभावित लाभ, दैट मीन्स डेमोग्राफिक डिविडेंड प्रदर्शित करता है। 65 वर्ष और उससे ऊपर की आबादी लगभग 7% है। नीचे आप कंसीडर करो, देखो मैंने कल के ज्योग्राफी के एक क्लास में आपको पढ़ाया भी था
कि जो जनसंख्या पिरामिड होता है किस तरीके का होता है, ठीक है। तो इसका भारत का जनसंख्या पिरामिड जो है अभी किस तरीके का बनेगा, जो भी डेटा आप पढ़ रहे हो, युवा आबादी की इतनी है, बच्चों की संख्या इतनी है, मध्यम वर्ग की संख्या इतनी है, मतलब कार्यशील आयु की 65 वर्ष से ऊपर जो बुजुर्ग आयु है उसकी जो जनसंख्या है वो 7% के बराबर है। तो इसका जो है जनसंख्या पिरामिड किस तरीके का बनेगा, नीचे आप कंसीडर करो। इसमें आगे बताया गया है कि भारत की जनसंख्या 2060 की शुरुआत में लगभग 1.7 अरब तक पहुंचने के बाद धीरे धीरे घटने लगेगी। जो फर्टिलिटी ड्युअलिटी है, दैट मीन्स विभाजन है, बिहार उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अभी भी TFR 2.6 से 3% तक बना हुआ है, ठीक है। जबकि दिल्ली, तमिलनाडु, केरला जैसे राज्यों में TFR बहुत नीचे है, 1.4 से 1.6 के बराबर है। रिपोर्ट ने जोर दिया है कि TFR घटने पर भी जनसंख्या वृद्धि बनी रहेगी, क्योंकि जनसंख्या गतिशीलता का प्रभाव होगा। मतलब एक बार जो पुश कर दिए, ठीक है, जैसे मान लो कि जब एक बार गाड़ी को धक्का दे देते हो और इनर्सिया जब टूट जाता है तो गाड़ी कुछ देर तक चलेगी, उसके बाद ही रुकेगी। तो इसी तरीके से समझ लो जनसंख्या गतिशीलता, पॉपुलेशन मोमेंटम, इसका प्रभाव तब तक रहेगा, कब तक रहेगा, 2060 तक रहेगा इसका प्रभाव, ठीक है। उसके बाद जो है धीरे धीरे घटने लगेगा। तो हाईली इंपॉर्टेंट डेटा है, इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर प्री एज वेल एज फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन डियर एस्पिरेंट। अगले टॉपिक में बताया गया है कि भारत में 11 वर्षों में 27 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले। काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो भारत ने एक्सट्रीम पॉवर्टी, देखो पहले जो गरीबी रेखा का निर्धारण था ना, वो मैं आपको बताना चाहूँगा, उससे बढ़ा के 2.7 के करीब $2.15 प्रतिदिन के बराबर था। अब इसको ना बढ़ा दिया गया है, $3 प्रतिदिन कर दिया गया है। तो इसके आधार पर भी भारत ने एक्सट्रीम पॉवर्टी, जो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा नई $3 प्रतिदिन कर दिया गया है 2021 के PPP आधार पर, परचेजिंग पावर पैरिटी, PPP स्टैंड फॉर परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर जो है 27 करोड़ लोग से अधिक लोगों को गरीबी से मुक्त किया है इंडिया, ठीक है। यह संख्या 34.4 करोड़ से घटकर 7.52 करोड़ हो गई है। करोड़ में आप याद कर लेना, मिलियन के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। जिससे गरीबी दर जो पहले 27.1% के बराबर थी, अब गिरकर 5.3% जो है हो गई है डियर एस्पिरेंट। ग्रामीण एवं शहरी विभाजनों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में एक्सट्रीम पॉवर्टी दर 18.4% से गिरकर 2.8% हो गई है। शहरी क्षेत्र में यह आंकड़ा 10.7 से गिरकर 1.1 पर पहुंच गई है डियर एस्पिरेंट। पुरानी जो 2017 की बात करें, अभी 2021 की बात करें, $3 प्रतिदिन हो गया PPP के आधार पर। पुरानी जो $2.15 प्रतिदिन था 2007 पे कि गरीबी रेखा पर भी एक्सट्रीम पॉवर्टी दर 16.2 से घटकर 2.3% के बराबर हो गई है डियर एस्पिरेंट। क्वाइट इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना दोनों कंक्लूजन, दोनों कंपैरिजन। अगली बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC के बारे में। नीचे कमेंट करके बताओ LIC की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। अमूमन फैक्चुअल ओरिएंटेशन के साथ BPSC पूछ देता है कभी कभी। फाइनेंशियल ईयर 2025 के क्वार्टरली में यदि देखा जाए तो LIC जो है 19,013 करोड़ का रिकॉर्ड शुद्ध लाभ दर्ज करके इसने सरकार से नियंत्रित सबसे अधिक लाभ कमाने वाला PSU बन गया है, ठीक है। Q4 में इसका जो नेट प्रॉफिट था हमने देखा 19,113 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष के तुलना में 38% की वृद्धि दर्शाता है। यह राशि सभी PSU में जो भी पब्लिक सेक्टर यूनिट हैं सब में अधिक है, और दूसरे स्थान पे SBI बना हुआ है 18,643 करोड़ रुपये के साथ, ठीक है। बात आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। अगला है स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार्स इन इंडिया। मतलब इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार्स के मैन्युफैक्चर को प्रमोट करने के लिए SPMEPCI स्कीम लॉन्च करा गया है, ध्यान में रखना, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? भारत को एक वैश्विक EV निर्माण हब बनाना और वैश्विक EV निर्माताओं से निवेश आकर्षित करना है। देश में EV4W दैट मीन्स जो इलेक्ट्रिक वाहन है 4 व्हीकल्स वाले
फोर व्हीलर्स, उसमें इलेक्ट्रिक पैसेंजर कारों के विनिर्माण को प्रोत्साहित करते हुए रोजगार सृजन, स्थानीय तकनीकी विकास और स्वच्छ गतिशीलता को बढ़ाना। देखो होता क्या है कि जब भी एफडीआई इनफ्लो होता है, दैट मीन्स कोई विदेशी फॉरेन कंपनी जो है, मान लो बिहार में तो ना के बराबर नगन अभी एफडीआई इनफ्लो पढ़ेंगे ना, तो देखोगे बिहार में ना के बराबर एफडीआई इनफ्लो हुआ है। ठीक है, तो जब एफडीआई आता है, कोई कंपनी आती है, इन्वेस्ट करती है, जैसे टेस्ला है, तो टेस्ला आएगी, इन्वेस्ट करेगी इंडिया में, तो वो अपना क्या करेगी, अपनी तकनीक भी लेके आती है। तो उससे क्या होता है, एक तो रोजगार सृजन होगा, उसके साथ साथ जो कटेज टेक्नोलॉजी होती है वो भी जो है जहाँ पे एफडीआई डेस्टिनेशन होता है वहाँ पे जाती है। भारत ने नेट जीरो लक्ष्यों, जो कि 2070 तक इसका लक्ष्य है नेट जीरो का, नेट जीरो से संबंधित शायद प्रश्न पूछा जा चुका है, नीचे कमेंट करके बताओ। मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत पहल को समर्थन देगा। ठीक है, अगला हमारा जो टॉपिक है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक और अल्जीरिया के रिलेशन के बारे में है। इसमें बताया गया कि अल्जीरिया एनडीबी का 9वां सदस्य बन गया है। अल्जीरिया 19 मई 2025 को अपना औपचारिक सदस्यता दस्तावेज जमा किया और एनडीबी में शामिल हो गया। नेशनल डेवलपमेंट बैंक की स्थापना आपको पता होना चाहिए कि 2015 में हुई थी और इसमें 5 स्थापन सदस्य थे जो भी ब्रिक्स के तत्कालीन सदस्य थे, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इसके बाद नए सदस्यों ने भी ये इसमें शामिल हुए हैं। बांग्लादेश सितंबर 2021 में शामिल हुआ, यूएई सितंबर 2021 और मिस्र फरवरी 2023 में शामिल हुआ। इस तरह कुल सदस्य, स्थापन सदस्य प्लस नए सदस्य मिला के टोटल 9 संख्या हो गई है। इसमें अल्जीरिया 9वीं सदस्यता के रूप में अभी शामिल हुआ है, 9वीं सदस्य के रूप में। ठीक है, तो एनडीबी का नया सदस्य जो है, 9वां सदस्य, वो कौन सा है? अल्जीरिया है, डियर एस्पिरेंट। विश्व का पहला गोल्ड मेल्टिंग एटीएम हैदराबाद भारत में लॉन्च करा गया है। गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ओपन क्यूब टेक्नोलॉजी की तकनीक की सहायता से इसे विकसित किया गया था। 3 सितंबर 2022 को बेगमपेट में पहला गोल्ड एटीएम लॉन्च किया गया, जिसने भारत और दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड डिस्पेंसिंग एटीएम बनाया था। ठीक है, यह एटीएम मतलब 24x7 ऑपरेट होती है और 0.5 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक सोने के सिक्कों को वास्तविक समय की कीमत पर ये प्रदान करती है। मई 2025 का यदि लेटेस्ट आंकड़ा देखें तो गोल्ड सिक्का ने हैदराबाद में एक अगली पीढ़ी का एआई पावर्ड गोल्ड मेल्टिंग एटीएम पेश किया है। ठीक है, गोल्ड मेल्टिंग, दैट मीन्स आप कोई अपना ऑर्नामेंट बेचना चाहते हो गोल्ड का, तो वो तुरंत ही मेल्ट करेगा और उसका वजन माप के जो भी उसकी प्योरिटी वगैरह होगी वो टेस्ट करेगा और रियल वैल्यूएशन उसको बताएगा। तो मेल्ट करेगा, प्योरिटी टेस्ट करेगा और फिर जो वैल्यूएशन होगा, यदि आप उसे एक्सेप्ट करते हो तो आप उसका पैसा जो है वो ट्रांसफ़र कर देगा। इसे पूरी तरह से लागू किए जाने और संचालन में लाने के लिए रेगुलेटरी अप्रूवल क्या है, अभी प्रशिक्षित है। अगला हमारा टॉपिक है भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन के बारे में बात करी जा रही है। कोलार कर्नाटक में एयरबस और टाटा एडवांस सिस्टम ने मिलकर एयरबस H125 एकल इंजन हेलीकॉप्टर के लिए अपना पहला निजी फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करने की योजना बनाई है। ध्यान में रखना, ठीक है। यह FAL दैट मीन्स फाइनल असेंबली लाइन दुनिया की चौथी ऐसी सुविधा होगी जहां H125 का असेंबली किया जाएगा। पहले 3 देश हैं, फ्रांस, अमेरिका और ब्राज़ील। सुविधा अगले 24 महीनों में तैयार होने की योजना है और पहली मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर H25 हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी 2026 से शुरू होने की उम्मीद है, डियर एस्पिरेंट। ठीक है, चलिए अगला हमारा टॉपिक है विश्व की सबसे धनी शहरों की रिपोर्ट। विश्व की सबसे धनी शहरों की रिपोर्ट 2025 हेनले और पार्टनर्स के द्वारा जारी किया गया। प्रकाशित कब किया गया था? 8 अप्रैल 2025 को। विश्व के 10 सबसे धनी शहर हैं न्यूयॉर्क अमेरिका, ठीक है, उसके बाद बे एरिया सैन फ्रांसिस्को सिलिकॉन वैली अमेरिका का ही है। तीसरे स्थान पे है टोक्यो जापान, चौथे स्थान पे है सिंगापुर, 5वें स्थान पे है लॉस एंजल्स। तो यदि हम टॉप 5 में देखें तो यूएसए और यूएसए, 3 यूएसए के हैं। तीसरे स्थान पे टोक्यो है और चौथे स्थान पे सिंगापुर है। भारत की स्थिति की बात करें तो मुंबई में 51,200 मिलीनियर्स रहते हैं, 25 बिलीनियर्स रहते हैं। 2014 से 24 में इसमें 69% की वृद्धि दर्ज करी गई है।
दिल्ली में 31,200 मिलीनियर रहते हैं, 16 बिलीनियर्स रहते हैं, जिसमें 10 साल में 82% की वृद्धि इसमें दर्ज करी गई है। मुंबई और दिल्ली वैश्विक स्टांस पे देखें तो मुंबई जहां पे 27वें स्थान पे, वहीं दिल्ली जो है 39वें स्थान पे बना हुआ है। वहीं एशिया जो है टोक्यो जो है एशिया का सबसे धनी शहर बना हुआ है। ठीक है, तो ध्यान में रखना भारत की स्थिति तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला हमारा टॉपिक है भारत का पहला एआई केंद्रित सेज। ठीक है, इसको नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में इसकी स्थापना करी जा रही है। कार्बन न्यूट्रल डेटा सेंटर और रैक बैंक डेटा सेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड इंदौर के द्वारा जो है इसे डेवलप किया जा रहा है। 1,000 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। लगभग 6 एकड़ और 1.5 लाख स्क्वायर फीट डेटा सेंटर इसमें सुविधा एरिया पे डेटा सेंटर सुविधा अवेलेबल कराई जाएगी। ठीक है, इसमें जो है 4 उच्च घनत्व डेटा सेंटर कुल 80 मेगावाट क्षमता का होगा, स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या होगा? एआई नवाचार, ऑपरेशन, एक्सपोर्ट, डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ाना। ठीक है, चलिए देखो ये टॉपिक ना इसमें इसे प्री में पूछने की कम संभावना है। इन शॉर्ट मैं आपको बता दे रहा हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग की जो भी परिसंपत्तियां हैं उसके मुद्रीकरण की रणनीति पे केंद्र सरकार काम कर रही है और काम करना शुरू कर ही दी है। भारत सरकार और नाही की पहली संपत्ति मुद्रीकरण रणनीति राष्ट्रीय राजमार्ग परिसंपत्तियों के माध्यम से 1.4 लाख करोड़ से अधिक पूंजी जुटाने के उद्देश्य से प्रकाशित की गई, जो 2025-30 की राष्ट्रीय मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का हिस्सा है। इसे 10 जून 2025 को आधिकारिक रूप से जारी किया गया था। रणनीति के जो मुख्य स्तंभ हैं, इससे क्या होगा? वैल्यू मैक्सिमाइजेशन करना, ट्रांसपेरेंसी और इंफॉर्मेशन शेयर करना और मार्केट डेवलपमेंट करना। मुद्रीकरण मॉडल जो है टोल ऑपरेट ट्रांसफर, मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप इसे पढ़ लेना। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का निर्माण करना और टोल सिक्योरिटाइजेशन को डेवलप करना है। आपको मैं बताना चाहूँगा 1.4 लाख करोड़ से अधिक की निधि जुटाई जा चुकी है। 61,100 प्लस किलोमीटर राजमार्ग परिसंपत्तियों के माध्यम से डियर एस्पिरेंट। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, हल्का फुल्का, मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे छोड़ देना यदि आप चाहो तो प्री के लिए। अगला टॉपिक है, देखो आरबीआई के द्वारा फ्लिपकार्ट को एनबीएफसी बैंक के रूप में मान्यता दे दी गई है। ध्यान में रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्लिपकार्ट अब आरबीआई द्वारा एक एनबीएफसी दैट मीन्स नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के रूप में मंजूरी से मिल गई है और भारत की पहली सबसे बड़ी कॉमर्स कंपनी है। यह पहला मौका है जब किसी बड़ी ई कॉमर्स कंपनी को सीधे लोन देने की अनुमति दी गई है, लेकिन जमा स्वीकार करने की अनुमति, एनबीएफसी ऐसे जमा स्वीकार नहीं करते। तो एनबीएफसी कंपनी क्या होती है? एनबीएफसी ऐसी वित्तीय संस्था होती है जो बैंक नहीं होती है लेकिन कई बैंकिंग सेवाएं देती है, जैसे ऋण देना, इन्वेस्टमेंट संपत्ति में निवेश करना, शेयर और बॉन्ड की खरीद फरोख्त करवाती है, म्यूचुअल फंड और बीमा उत्पादों से संबंधित सेवाएं भी प्रदान करती है। ठीक है, लेकिन क्या नहीं करती? जैसे करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट इसमें नहीं खोला जा सकता। अपने ग्राहकों को डिमांड डिपॉजिट ये स्वीकार नहीं कर सकते जैसे बैंक करते हैं। आरबीआई के निर्देशों के अनुसार इनका नियमन होता है डियर एस्पिरेंट। तो एनबीआई को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई रेगुलेट करता है, ये भी ध्यान में रखना। अगला हमारा टॉपिक है देश का पहला डिवल नेटवर्क स्केपिया फेडरल रुपे क्रेडिट कार्ड। डिवल नेटवर्क, इसमें रुपे भी है और वीजा भी है। वीजा जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस हो गया, ऑनलाइन ऑफलाइन और अंतर्राष्ट्रीय जो भी लेन देन करते हो तो एक ही कार्ड रुपे भी होगा और वीजा भी होगा। ध्यान में रखना, ग्राहकों को एक ही क्रेडिट लिमिट और एकल मासिक स्टेटमेंट मिलता है। इसमें जो यूपीआई और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन को कवर करता है। यह भारत का पहला ऐसा कार्ड है। ठीक है, डिवल नेटवर्क स्केपिया फेडरल रुपे क्रेडिट कार्ड, रुपे भी होगा और वीजा वाला भी होगा। विदेशी लेन देन पर कोई विदेशी मुद्रा शुल्क भी इस पे लागू नहीं होगा। ठीक है, हम एफडीआई की बात कर रहे थे। वर्ष 2024-25 में भारत में एफडीआई प्रभाव काफी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बार बार पूछा जाता है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत को प्राप्त एफडीआई जो प्रवाह था, ठीक है, वो 81.4 अरब डॉलर के बराबर था। जो वित्तीय वर्ष 2023-24 की बात करें 71.28 अरब डॉलर की तुलना में 14% वृद्धि को दर्शाता है। जो सबसे अधिक एफडीआई इनफ्लो हुआ वो सर्विस सेक्टर में हुआ, सबसे बड़ा हिस्सा 19%, 9.35 अरब डॉलर का निवेश हुआ। ठीक है,
जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 41% की वृद्धि को दर्शाता है। वहीं मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इसमें 19.9 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट हुआ, ठीक है, जो कि फाइनेंशियल ईयर के पिछले फाइनेंशियल ईयर दैट मीन 2024 के 16.12 अरब से 18% अधिक था, जिसे भारत का एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र के रूप में ये उभर रहा है मैन्युफैक्चरिंग में जब इतना FDI इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो, ठीक है। इसके साथ साथ अन्य शीर्ष क्षेत्र जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में 16 और ट्रेडिंग में 8% का इनफ्लो हुआ। राज्य और स्रोत देश के रूप में देखें तो राज्यवार हिस्सा जो सबसे अधिक FDI आया वो महाराष्ट्र में आया, 39% हिस्सा अकेले इसने खींचा। उसके बाद कर्नाटक में 13% और दिल्ली का स्थान चौथा रहा। मुख्य स्रोत देश हैं जहां से FDI इनफ्लो होता है इंडिया में, सिंगापुर प्रथम स्थान पे है, ठीक है। लगातार 7वें वर्ष भारत का सबसे बड़ा FDI इनफ्लो बना हुआ है, इनफ्लो देश बना हुआ है। मॉरिशस सेकंड स्थान पे है और अमेरिका 11% भागीदारी के साथ तीसरे स्थान पे है। विगत 11 वर्षों में 2024-25 में भारत ने 448.78 बिलियन डॉलर जो है FDI इनफ्लो इसने दर्ज करा है। विगत 11 वर्षों की बात करें 2000 मतलब पिछले यूं समझ लीजिए कि 2010 से, ठीक है, 2014 से अब तक भारत ने 478.78 बिलियन जो है डॉलर FDI आकर्षित किया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, कितना FDI इनफ्लो रहा, किस सेक्टर में ज़्यादा आया, कौन से देश से आया, कौन सा राज्य सबसे अधिक एक्सेप्ट किया, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखो ऐसे मेरे को कैसे पता चल रहा है कि किस तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि मैं देखते रहता हूँ, आपको पढ़ाने से पहले मैं देखते रहता हूँ कि PYQ में कैसे किस तरीके से स्टांस लिया है किसी भी टॉपिक को लेके BPSC, तो उसी तरीके से क्वेश्चन अराइज होता है। तो मैं बार बार कहता हूँ कि जब आप PYQ देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आपको फंसाने की कोशिश कर सकता है BPSC, किस तरीके से प्रश्न पूछता है डियर एस्पिरेंट, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। अगला है कि 2025-26 के लिए 14 खरीफ उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया गया है। देखो न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन रिकमेंड करता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है, इसका एक मैंने इनफ्लो बना दिया, आप इसे देख लो। CACP जो संस्था है, एक एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है, कैबिनेट, ये जो है फसलों की लागत, मांग, आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों आदि के आधार पर MSP की सिफारिश करता है, ठीक है, और कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को देता है। और कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है इसकी आर्थिक मतलब इसकी सिफारिशों की समीक्षा करता है और MSP की अंतिम स्वीकृति देती है, और MSP की आधिकारिक घोषणा इसी के द्वारा की जाती है। अंततः MSP की घोषणा जो है भारत सरकार करती है, इसे PIB और कृषि मंत्रालय के वेबसाइट के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। अंतिम स्वीकृति कौन देता है? कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, और रिकमेंड कौन करता है? CACP करता है डियर एस्पिरेंट, ठीक है। तो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की मंजूरी से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 14 खरीफ फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है, जिसमें इन फसलों पर किसानों की कम से कम 50% से 63% तक लाभ की गारंटी दी गई है, ठीक है। नाइजर सीड की बात करें, राम तिल, ये मतलब एक तरीके का ऑयल सीड है, तिलहन है, ये 820 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि इसको मिली है, जो सबसे अधिक है खरीफ फसलों में, ठीक है। तो यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि नाइजर सीड जो है, राम तिल जो है, वो कौन सा फसल है, खरीफ फसल है या रवि फसल है या जायद फसल है, ये भी ध्यान में रखना है। रागी की बात करें तो 596, कॉटन की बात करें तो 589 की इसमें वृद्धि करी गई है रुपये की। सरकार ने बीज, न्यूट्री, धान, तिलहन और तुअर, जैसे तुअर को अरहर का दाल बोला जाता है, जैसे फसल समूहों में प्रमुख बढ़ोतरी कर कृषि डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ावा दिया है। अधिकांश फसलों पर किसानों को कम से कम 50% का लाभ की गारंटी दी गई है, जैसे बाजरा 63%, मेज, तूर, अरहर का 59%, उड़द का 53%। यदि मुख्य खरीफ फसल की बात करें तो पैडी, जो सामान्य पैडी है, इसमें वृद्धि के बाद जो है 59 रुपये की वृद्धि करी गई है, और ये अब जो है 69 रुपये की वृद्धि करी गई है, और अब यह 2369 रुपये प्रति क्विंटल के बराबर हो गया है। पैडी ग्रेड ए की बात करें, ये 2389 रुपये के बराबर करा गया है, दोनों में 69 रुपये की वृद्धि करी गई है, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं NSO के द्वारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा
देश की जीडीपी और राष्ट्रीय आय संबंधी अनुमान 2024-25 के लिए जो 30 मई 2025 को जारी किया गया था, उसके क्या प्रोविजनल एस्टिमेट्स हैं। ठीक है, वार्षिक जीडीपी और जीबीए अनुमान की बात करें तो रियल जीडीपी जो है वर्तमान में कांस्टेंट प्राइस पे 187, रियल जीडीपी कांस्टेंट प्राइस पे ही होता है, 187.97 लाख करोड़ रुपए है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 176.51 लाख करोड़ के बराबर था। इसमें कितने की वृद्धि हुई, यहाँ से यहाँ पे जंप करने की 5.5% की वृद्धि ये दर्शा रहा है। नॉमिनल जीडीपी जो कि करंट प्राइस पे मापा जाता है, ये 330 लाख करोड़ रुपए के बराबर है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में ये 301.23 लाख करोड़ रुपए के बराबर था, और इसमें 9.8% की वृद्धि दर्ज करी गई है। रियल जीबीए की बात करें, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, जो कि ऑब्वियस रियल लग गया तो कांस्टेंट प्राइस पे ही मापा जाता है। इसमें 171.87 लाख करोड़ रुपए है, जो कि पिछले वर्ष के बनिस्पत जो है इसमें 6.4% की वृद्धि को दर्शाता है। वहीं नॉमिनल जीबीए की बात करें तो ये 300.22 लाख करोड़ रुपए के बराबर हो गया है, जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 274.13 लाख करोड़ रुपए के बराबर था। इसमें 9% की वृद्धि दर्शा रहा है। प्रति व्यक्ति जीडीपी और राष्ट्रीय आय की बात करें, प्रति कैपिटा एस्टिमेट की बात करें 2024-25 में, तो जीडीपी पर कैपिटा था करंट प्राइस पे 2,34,859 रुपये। ग्रॉस नेशनल इनकम की बात करें पर कैपिटा तो ये 2,31,462 रुपये के बराबर है। दीज ऑल डाटा आर क्वाइट इंपॉर्टेंट, तो आपको ये रटना ही पड़ेगा। ठीक है, सब 2-2 लाख के बराबर है, तो थोड़ा सा विजुअलाइज करके आपको रटना पड़ेगा। नेट नेशनल इनकम जो राष्ट्रीय आय कही जाती है, इसकी बात करें तो 2,05,324 रुपये के बराबर है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि 2024-25 में शुद्ध राष्ट्रीय आय, दैट में जो रियल नेट नेशनल इनकम या नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस कहा जाता है, ये 161.51 लाख करोड़ रुपए के बराबर अनुमान रखा गया है। अगला हमारा टॉपिक विदेशी व्यापार के अंतिम आंकड़ों के बारे में है, 2023-24 के बारे में। इसमें बताया गया है कि जो कुल निर्यात था गुड्स प्लस सर्विसेज का, लगभग इस फाइनेंशियल ईयर में 820 से 824 अरब डॉलर के बराबर रहा, 820 मान लीजिए, जो पिछले वर्ष के 778 अरब की तुलना में 5.5% से 6% की वृद्धि को दर्शाता है। मर्केंडाइल एक्सपोर्ट की बात करें तो ये 395 अरब डॉलर के बराबर था, जबकि सर्विस एक्सपोर्ट लगभग 354.9 अरब रही। कुल आयात लगभग 915 अरब, जिसमें व्यापार घाटा करीब आपके 94.26 अरब रहा। चीन के साथ व्यापार घाटे की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड रूप से बढ़कर यह 99.2 अरब डॉलर जो है पहुंच चुका है। इस अवधि में इंपोर्ट फ्रॉम चाइना की बात करें तो ये लगभग 113.5 अरब रहा, लेकिन उसके बदले में जो हम एक्सपोर्ट किए वो मात्र 14 अरब डॉलर के बराबर रहा डियर एस्पिरेंट। तो ये डेटा याद रखना। व्यापारिक साझेदारों की बात करें 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में, तो अमेरिका जो है वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है, जिसका कुल द्विपक्षीय व्यापार 131.84 अरब डॉलर के बराबर रुपये के बराबर रहा डियर एस्पिरेंट। ठीक है, वहीं भारत यदि इसको तोड़ा जाए निर्यात और आयात में, तो भारत की जो अमेरिका को निर्यात था वो 86.5 अरब रुपये के डॉलर के बराबर था, जबकि अमेरिकी निर्यात की बात करें, जो अमेरिका निर्यात किया भारत को वो 45.33 अरब डॉलर के बराबर रहा। चीन इस अवधि में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार हुआ है, हालांकि व्यापार घाटा इसमें रहा है, जो कि कुल व्यापार 127.7 अरब डॉलर के बराबर था, और व्यापार घाटा शुरुआत में ही बताया लगभग 99 अरब डॉलर के बराबर था। यूएई तीसरे स्थान पर था, जिसमें दो तरफा जो व्यापार हुआ, दैट मीन्स इंडिया से यूएई को आयात निर्यात या यूएई का इंडिया से आयात निर्यात, ये 100.5 अरब डॉलर दर्ज हुआ। तो इसमें बताया यदि इन शॉर्ट पूछे, ज़्यादा डीप डाइव ना करे, डेटा को एनालिसिस ना करे, तो 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार पहले स्थान पे अमेरिका, दूसरे पे चाइना और तीसरे पे यूएई रहा। अगला
बी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनवीडिया विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी चिप बनाती है, आपको पता है। एनवीडिया ने जून 2025 में माइक्रोसॉफ्ट, जिसका वैल्यूएशन $3.44 ट्रिलियन के बराबर था, इसको पीछे छोड़ते हुए 3.45 ट्रिलियन की बाजार कैपिटल, मतलब जो बाजार कैप है, उसके साथ शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। एनवीडिया पहली कंपनी बन चुकी है जिसका मार्केट कैप लगभग $4 ट्रिलियन पार कर गई है। इसने माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल को पीछे छोड़ते हुए जो इसका एआई चिप डिमांड में बूम हुआ है, इसके चलते यह मुकाम हासिल करा है। एनवीडिया के एआई विशेषित जो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट होता है, डेटा सेंटर हार्डवेयर प्लेटफॉर्म होता है, जैसे ब्लैकवेल और S200 चिप्स, ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट एजियो, मेटा आदि बड़े एआई वर्कलोड के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अविश्वसनीय रूप से आवश्यक हो गए हैं, जिसे कंपनी एआई स्पेस में लगभग 80% बाजार हिस्सेदारी इस कंपनी की हो गई है, जिसके चलते इसका जो वैल्यूएशन था शेयर मार्केट में उछालता काफ़ी ज़्यादा हो गया और इसका जो मार्केट कैप है अभी $4 ट्रिलियन के बराबर हो गया। तो विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी ये माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ते हुए बन गई है। तो 3 क्रोनोलॉजी देखें तो पहले स्थान पे एनवीडिया, दूसरे पे माइक्रोसॉफ्ट और तीसरे पे आपका एप्पल है। अगला हमारा टॉपिक है सामाजिक सुरक्षा में भारत विश्व में दूसरे स्थान पे पहुंच गया है। ठीक है, ILO का स्टैट की बात करें, इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन स्टैट की बात करें, तो इसके अनुसार भारत की में अब पूरी जनसंख्या का 64.3% हिस्सा, दैट मीन्स लगभग 94-95 करोड़ लोग किसी न किसी सामाजिक सुरक्षा के तहत आते हैं, जबकि यह आंकड़ा 2015 में मात्र 19% के बराबर था। तो एक दशक में 2015 से 25 में ये 45% की अभूतपूर्व वृद्धि इसमें दर्ज करी गई है। लाभार्थी संख्या के मामले में भारत जो है अब वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पे है, चाइना से पीछे है केवल, जहां लगभग 107 करोड़ लोग सामाजिक सुरक्षा कवरेज का लाभ प्राप्त करते हैं। ILO ने इस उपलब्धि को विश्व की सबसे तेज सामाजिक सुरक्षा कवरेज विस्तार के रूप में सराहा है, जो भारत की अंत्योदय और समाज सेवी विकास नीतियों का परिणाम है। ठीक है, नोट में एक तथ्य है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि श्रीलंका की DFCC बैंक जो है गिफ्ट सिटी गुजरात का, इसमें जो है NSE 9 पर बॉन्ड सूचीबद्ध करने वाली विदेशी कंपनी, पहली विदेशी कंपनी बन गई है, ध्यान में रखना, वन लाइनर है। अगला हमारा टॉपिक है IRCTC, IRFC को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है और दोनों ये इंडियन रेलवे से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो अब यह क्रमशः मतलब 25वीं, IRCTC 25वीं और IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है ये 26वीं नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज बन गए हैं। सेंट्रल CPSE का बोले तो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज बन गई हैं। इस अपग्रेड के साथ, दैट मीन्स IRCT और IRFC, जब इनको नवरत्न का दर्जा मिल गया तो रेलवे के टोटल 7 PSU को नवरत्न दर्जा मिल चुका है, जिसमें शामिल हैं कॉनकॉर, RBNL, आरकॉन, राइस और रेलटेल के साथ IRCT और IRFC भी अब शामिल हो चुके हैं। टोटल पास 7 PSU जो है रेलवे के नवरत्न की श्रेणी में आ चुके हैं। नवरत्न श्रेणी में जो नवरत्न का हम वो देख रहे थे, ठीक है, मिनी रत्न देख रहे थे, नवरत्न देख रहे थे, तो नवरत्न श्रेणी में आने वाली कंपनियों को 1000 करोड़ रुपए तक उनकी कुल नेटवर्थ का 15% तक एकल परियोजना में स्वतंत्र निवेश करने की अनुमति होती है, बिना केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के। इससे ऑपरेशनल और वित्तीय स्वतंत्रता मिलती है डियर एस्पिरेंट। अगला हमारा टॉपिक है वन नेशन वन पोर्ट, ONOP पहल, काफी इंपॉर्टेंट है। यह पायलट पहल की घोषणा 28 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा करी गई। ONOP के तहत जो है सभी प्रमुख और कई गैर प्रमुख बंदरगाहों के लिए एक समान दस्तावेजीकरण, जो पहले अलग अलग होता था अब एक समान हो गए, और जो भी प्रक्रियाएं होती थी उसका एकीकृत रूप जो है तैयार किया जाएगा, जिससे अकुशलता और देरी को रोका जा सके। इस अवसर पर सागर आकलन इंडेक्स, लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स भी शुरू करा गया। इसके साथ साथ भारत ग्लोबल पोर्ट्स कंसोर्टियम का भी आरंभ करा गया। मैत्री ऐप के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि यह डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से AI और ब्लॉकचेन आधारित वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। प्रारंभ फिलहाल भारत UAE जोड़ने के लिए और आगे बिम्स्टेक और एशियान तक इसे विस्तारित किया जाएगा।
इसका क्या उद्देश्य है? लॉजिस्टिक लागत में कमी होगी, निर्यात प्रतिस्पर्धा में सुधार होगा और भारत को एक समुद्र आधारित जो मैरीटाइम पावर हाउस बनाना है, समुद्र आधारित अर्थव्यवस्था, उसको बनाने में सहयोग होगा। और यह पहल जो है पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के साथ संरेखित है और भारत 2047 तक विकसित और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में इसमें अग्रसर है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखना। देखिए, भारत पहले ही वैश्विक लॉजिस्टिक में काफ़ी उल्लेखनीय प्रगति की है। जो अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट होता है ना, उसके लिए विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 की बात करें, इसमें 44वें से जो पहले 44वें स्थान पे था, वो 2023 में 22वें स्थान पे पहुंच चुका है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान में रखना। अगला हमारा टॉपिक है केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास करा गया है 25 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पे। स्थान मध्य प्रदेश के खजुराहो बुंदेलखंड क्षेत्र में आयोजन किया गया था समारोह। उसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुधान डैम, जो कि केन नदी पर बनने वाला मुख्य बांध है, उसके लिए भूमि पूजन और शिलान्यास किया है। ठीक है, केन बेतवा नदी लिंक इंटरलिंक प्रोजेक्ट जो है भारत की राष्ट्रीय नदी इंटरलिंकिंग योजना के तहत पहचानी गई पहली परियोजना है, जिसे दिसंबर 2021 में कैबिनेट में मंजूरी मिली थी और 44,605 करोड़ रुपये यदि 2020-21 के स्तर पे बात करें तो खर्चा होने का अनुमान है। अनुमानित अवधि 8 वर्ष है, जो कि 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। देखो, इसमें फेज 1 और फेज 2 दो फेज में काम होगा। दुधान डैम जो है अभी हाल ही में जिसका शिलान्यास किया गया है, केन नदी पर 77 मीटर ऊंची और 2.5 किलोमीटर लंबी बांध होगी। इसमें जो जल क्षमता होगी ये 2853 MCM के, जो यदि टोटल रूप में देखें तो जल संचय क्षमता MCM के बराबर होगी, डियर एस्पिरेंट। ठीक है, केन बेतवा लिंक कैनाल की बात करें तो ये लगभग 221 किलोमीटर लंबे कैनाल के साथ 2 किलोमीटर सुरंग और बेतवा बेसिन पानी ये क्या करेगी, ट्रांसफर करेगी। 2 पावर हाउस भी बनाए जाएंगे। देखो, कोई भी डैम वगैरह बनाया जाता है तो पावर हाउस ऑब्वियस उसमें जल विद्युत का भी स्रोत होता है, सिंचाई का भी स्रोत होता है, ठीक है, और पानी पीने का भी स्रोत होता है एक तरीके से। तो 2 पावर हाउस भी बनाएंगे, एक 103 मेगावाट का हाइड्रो पावर और 127 मेगावाट सौर उत्पादन हेतु स्थापित किए जाएंगे। फेज 2 की बात करें तो इसमें लोअर ओवर डैम, बीना कॉम्प्लेक्स और कोठा बैराज का निर्माण होगा, जिसमें बेतवा बेसिन के अन्य हिस्सों की जल आवश्यकता की पूर्ति करी जाएगी। इससे जो लाभार्थी क्षेत्र होगा, जो एमपी और आपका यूपी का जो जिले मिल के बुंदेलखंड का निर्माण करते हैं, इसके जैसे एमपी के 9 जिले और यूपी के 4 जिले, दैट मीन्स बुंदेलखंड वाला एरिया जो है इससे लाभान्वित होगा। इसका पर्यावरणीय दुष्प्रभाव भी है। पन्ना टाइगर रिजर्व का हिस्सा प्रभावित होगा और विस्थापन भी होगा और वृक्षों की कटाई भी होगी। अगला हमारा टॉपिक जी बात कर रहा है 2024 के दौरान नवीकरणीय विद्युत संस्थापित क्षमता में भारत ने काफ़ी ज़्यादा वृद्धि करी है। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि देश 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास किए गए, जिससे देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 15.84% की वृद्धि हुई और 2024 में हुई, मतलब यह वृद्धि 2024 में हुई। कुल नवीकरणीय क्षमता देखें यदि 31 मार्च 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार, तो ये 220.10 गीगावाट के बराबर हो गई है, जबकि दिसंबर में ये 209.44 गीगावाट के बराबर था। ठीक है, तो ये बढ़ के अब कितना हो गया है, 220.10 गीगावाट या 1 गीगावाट समझ लिए। ठीक है, तो लेटेस्ट आंकड़ा है, क्वेश्चन यहीं से उठाया जा सकता है। वार्षिक नई संस्थापित क्षमता की बात करें तो 29.52 गीगावाट, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में स्थापित क्षमता की लगभग दोगुनी से अधिक है, जो कि 13.05 गीगावाट के बराबर थी। 2024 के दौरान सर्वाधिक 24.54 गीगावाट क्षमता की वृद्धि सौर ऊर्जा के मामले में हुई, सबसे अधिक वृद्धि हुई। ठीक है, विस्तार के मतलब इन सारी चीज़ों के विस्तार के बदौलत सोलर क्षमता ने जनवरी 2025 तक 100 गीगावाट का मील पत्थर पार कर लिया, और जो कि पूरी रिन्यूएबल एनर्जी का, ये आरई बोले तो रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता का लगभग 47% हिस्से के बराबर था। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI 2023 की। किसके द्वारा जारी किया जाता है, विश्व बैंक के द्वारा। 129 देशों की औपचारिक इसमें तुलना शामिल है। भारत ने 38वां स्थान हासिल किया है। 2018 में
44वां था और 2014 में ये 54वें स्थान पे था। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में 22वां स्थान, कई सारी श्रेणियां हैं जो इम्पोर्टेंट श्रेणियां हैं। यदि इंटीग्रेटेड देखें तो इसमें 129 देशों में 38वां स्थान हासिल किया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी की बात करें तो ये 22वां स्थान हासिल किया है। समग्र रूप से दैट मीन्स जो एग्रीगेटेड रूप है उसमें शीर्ष स्थान पे सिंगापुर, फिनलैंड और डेनमार्क क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पे बना हुआ है, जबकि अंतिम स्थान लीबिया का है 139, 138 अफगानिस्तान और 137 सोमालिया का रहा। पीएम गति शक्ति योजना जो कि अक्टूबर 2021 में शुरू किया गया था और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 जैसे नीतिगत कदमों ने इंटर मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क और प्रक्रियाओं को मजबूत किया है। इससे इनलैंड से बंदरगाहों तक तेज कनेक्टिविटी और लागत में कमी हुई है। ठीक है, अब देख लेते हैं फिजिकल इंडेक्स FHI 2025। ये उद्घाटन इंडेक्स ना पहली बार जारी किया गया किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। कब? 24 जनवरी 2025 को। ये रिपोर्ट लॉन्च करने के वक्त 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। आधार वर्ष क्या है इसमें? आधार वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2022-23 स्टेट लेवल डेटा है इसमें। एक मिनट, ठंडी लग रही है, AC ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, अब भारत के 18 प्रमुख राज्यों की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण है। ये राज्य GDP, जनसंख्या, राजस्व और सार्वजनिक खर्च के दृष्टि से देश के लिए काफ़ी अहम है। जो इसमें 5 मुख्य घटक हैं, इसमें 5 सब इंडेक्स हैं, उप सूचकांक है। इन 5 फिजिकल पैरामीटर्स के आधार पर राज्यों की स्थिति का आकलन करा गया है इस इंडेक्स में। पहला है रेवेन्यू मोबिलाइजेशन और टैक्स बेयॉन्सी, दैट मीन्स जो राजस्व सृजन क्षमता है राज्य का, कर राजस्व की प्रतिक्रिया दक्षता है, उसके आधार पे। दूसरा है क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, जो पूंजीगत और आवश्यक व्यय प्रबंधन है उसको रखा गया है। फिजिकल प्रूडेंस और फिजिकल डेफिसिट मैनेजमेंट, जो वित्तीय अनुशासन और घाटा नियंत्रण है, उसको भी इसमें समाहित किया गया है। डेप्ट इंडेक्स, ऋण स्तर और ब्याज भार को भी देखा जाएगा, तथा डेप्ट सस्टेनेबिलिटी माफ कीजिएगा, दीर्घकालिक ऋण प्रबंधन क्षमता और अस्थिरता को भी इसमें देखा जाएगा डियर एस्पिरेंट। तो क्वेश्चन यहाँ से राइज हो सकता है कि इसमें से कौन कौन से जो उप सूचकांक हैं इसमें शामिल हैं फिजिकल हेल्थ इंडेक्स इंडिया में। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। यदि अचीवर श्रेणी की बात करें जो कि रैंक 1 से रैंक 5 तक राज्यों का है, तो ओडिशा जो है 67.8 अंक के साथ कुल प्रथम स्थान पे बना हुआ है। इसमें डेप्ट इंडेक्स में 99 और डेप्ट सस्टेनेबिलिटी में 64.0 रैंक हासिल करा है, जो कि अन्य सूचकांकों में भी सामान्य से इसने बेहतर प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से अचीवर रैंक में पहले स्थान पे है। दूसरे स्थान पे छत्तीसगढ़, तीसरे स्थान पे गोवा, चौथे स्थान पर झारखंड और 5वें स्थान पे गुजरात। क्वेश्चन यहाँ से किस तरीके से राइज हो सकता है आपको ये सोचना है। ठीक है, हम डेटा ऑब्वियस थोड़ा सा ज्ञानवर्धन होता है, हम जनरल नॉलेज की जानकारी रखते हैं, हमारी देश की अर्थव्यवस्था, राजनीति, संस्कृति के बारे में, जो करंट डेवलपमेंट हो रहा है, इंटरनेशनल रिलेशन पे, सारी चीज़ों के बारे में जानकारी होती है, लेकिन हमारा अल्टीमेट गोल है एग्जाम को क्रैक करना। यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से राइज हो सकता है? तो एक तो क्वेश्चन ऐसे राइज होगा कि जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया, इसमें अचीवर रैंक में प्रथम स्थान पे कौन सा स्टेट है? तो उड़ीसा हो गया। ठीक है, या इसको और थोड़ा सा डीप डाइव और एनालिटिकल अप्रोच इससे करने की कोशिश करें तो क्वेश्चन इस तरीके से राइज हो सकता है कि अचीवर श्रेणी के टॉप 5 अचीवर श्रेणी में शामिल राज्य नहीं है। ठीक है, और मैं आपको ध्यान में दिलाना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति इस डेटा को रटा नहीं हो और रिवाइज नहीं किया हो तो वो व्यक्ति डेविएट हो सकता है। उसको लगेगा कि साउथ इंडियन स्टेट्स हो सकते हैं जो हाईली परफॉर्मर्स हैं पहले से भी, वो हो सकते हैं, आपका महाराष्ट्र हो सकता है, लेकिन ये आंकड़ा जो है अचीवर रैंक कोई अन्य है, मतलब अलग आपको आईना दिखा रहा है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात टॉप मतलब अचीवर रैंक में है, तो ये बात ध्यान में रखना। फ्रंट रनर में महाराष्ट्र आता है। ठीक है, संतुलित वित्तीय प्रबंधन में इसको अच्छा खासा जो है अंक मिला है। उसके बाद उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और कर्नाटका आपका 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां में आता है। ठीक है, परफॉर्मेंस श्रेणी की बात करें रैंक 11 to 15, इसमें बिहार का स्थान आता है, 13वें स्थान पे है बिहार। ठीक है, तो ध्यान में रखना। FHI में फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 में बिहार का 13वां स्थान है, परफॉर्मेंस श्रेणी में आता है। दोनों सूचकांकों में औसत स्तर प्रदर्शन किया है।
एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की बात करें, मतलब इसमें क्षमता है, डिस्ट्रिक्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट नहीं, एस्पिरेशनल राज्यों की बात करें तो इसमें आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और पंजाब ये सबसे लो परफॉर्मर्स हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना, निम्न श्रेणी में आ रहे हैं। इन्हें राजस्व सृजन, जीडीपी, जीएसटी, ऋण जीएसडीपी अनुपात और पूंजीगत व्यय में चुनौतियों के कारण एस्पिरेशनल श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, चलिए अगला हमारा टॉपिक है भारत की पहली हाइड्रोजन कंप्लायंट पाइप्स, मतलब ऐसे हाइड्रोजन गैस को परिवहन करने वाली पाइप टाटा स्टील के द्वारा विकसित करी गई है, पूरी तरीके से होम ग्रोन है। API X65 ERW, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डेड ये पाइप है। ग्रेड के हाइड्रोजन कंप्लायंट स्टील पाइप है जो कि खोपली कलिंग नगर संयंत्र में इसे निर्मित किया गया है। ये पाइप 100 बार दबाव के हाई प्रेशर H2 को सुरक्षित रूप से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। यह प्रगति भारत की राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका लक्ष्य 2030 तक लगभग 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। अगला टॉपिक हमारा हुनरू ग्लोबल रीच लिस्ट 2025 के बारे में है। भारत में अरबपतियों की संख्या इसके अनुसार 284 हो गई है। ठीक है, जो कि 2024 में 271 थी। ठीक है, प्रति भारतीय अरबपति की औसत संपत्ति 34,514 करोड़ रुपये है, जबकि चाइना में 29,027 करोड़ रुपये है, जो कि चाइना से अधिक है। भारतीय अरबपतियों की कुल संपत्ति अभी सब मिला के देखें 284 अरबपति हैं, इनकी कुल संपत्ति 98 लाख करोड़ रुपये हो गई है, जो भारतीय जीडीपी के लगभग 1/3 के बराबर है। यह संपत्ति सऊदी अरब की पूरी जीडीपी से भी अधिक है। 175 अरबपतियों की संपत्ति में वृद्धि हुई है और 109 की संपत्ति में कमी हुई है। भारत में 40 वर्ष से कम उम्र के 7 अरबपति हैं, अधिकांश बेंगलुरु और मुंबई में है। चूंकि ये बेंगलुरु जो है स्टार्टअप हब्स है, तो नए नए लोग जो है स्टार्टअप करते हैं तो अरबपति के रूप में शामिल हो रहे हैं। भारत अरबपतियों की औसत आयु 68 वर्ष है और वैश्विक औसत 66 वर्ष से ये 2 वर्ष अधिक है। शहरों की स्थिति देखें वैश्विक लेवल पे तो संघाई चाइना का संघाई शहर जो है 92 अरबपतियों के साथ एशिया की नई अरबपति राजधानी बन गया है। पहले मुंबई था, तो मुंबई को पछाड़ के चाइना प्रथम स्थान पे बन गया है। यही मुंबई भारत का 90 अरबपतियों के साथ दूसरे स्थान पे है। न्यूयॉर्क 129 अरबपतियों के साथ दुनिया की नंबर 1 अरबपति राजधानी बन गया है। ठीक है, लेकिन एशिया के मामले में संघाई प्रथम स्थान पे है, मुंबई द्वितीय स्थान पे है और न्यूयॉर्क वैश्विक रूप में देखें तो ये प्रथम स्थान पे है। भारत के शीर्ष अरबपति हैं आपके मुकेश अंबानी प्रथम स्थान पे, द्वितीय स्थान पे गौतम अडानी और तृतीय स्थान पे रोशनी नडार। ठीक है, ये भारत मुकेश अंबानी आपको पता है भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, लेकिन वैश्विक टॉप 10 से अभी बाहर है। गौतम अडानी की बात करें तो देश के सबसे अधिक संपत्ति बढ़ाने वाले ये व्यक्ति बन गए हैं। इनको लेके कंट्रोवर्सी राजनीति होती रही है। रोशनी नडार की बात करें तो दुनिया की 5वीं सबसे अमीर महिला हैं और शीर्ष 10 में जगह पाने में पहली भारतीय महिला ये बन गई हैं। डियर एस्पिरेंट, वहीं आपको बताना चाहूँगा कि शशांक कुमार और हर्षित माथुर जो रेजर पे के संस्थापक हैं 8,643 करोड़ की संपत्ति है, सबसे युवा भारतीय अरबपति बने हैं। वैश्विक आंकड़ों की बात करें अरबपतियों के मामले में तो टोटल अरबपति 3426 हैं। अमेरिका में सबसे अधिक हैं 870, चाइना में द्वितीय स्थान पे है। एलन मस्क जो है, जो कि टेस्ला और स्पेसएक्स के संस्थापक हैं, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। इनकी संपत्ति में 82% की वृद्धि हुई है ट्रम्प से दोस्ती के बाद। जब ब्रेकअप हुआ तो थोड़ी बहुत इसमें गिरावट देखी गई है। वहीं जेफ बेजोस अमेजन के संस्थापक, जिनकी संपत्ति का वैल्यूएशन 266 USD बिलियन के बराबर है, बिलियन USD के बराबर है। मार्क जुकरबर्ग जो कि मेटा के संस्थापक हैं, पेरेंट कंपनी है फेसबुक का। ठीक है, तो इनकी संपत्ति 242 बिलियन USD के बराबर है, क्रमशः द्वितीय और तृतीय स्थान पे हैं। ठीक है, रेमिटांसेस की बात करें, भारत में स्वदेश प्रेषण की बात करें तो इसके पैटर्न में बदलाव देखा गया है। RBI रिपोर्ट के अनुसार RBI ने एक रिपोर्ट जारी करी है, भारत में प्रेषणों की बदलती गतिशीलता, भारत के प्रेषण सर्वेक्षण का 6ठा दौर।
इसमें बताया गया है कि अमेरिका और यूके अब भारत के सबसे बड़े प्रेषण स्रोत बन गए हैं। खाड़ी देशों से ये आगे निकल गए हैं। अमेरिका से जो प्रेषण हुआ फाइनेंशियल ईयर 2017 में वो 28% के बराबर था और यूके से 10.8% के बराबर था। खाड़ी देशों में गिरावट देखी गई है, जहां यूएई का हिस्सा पहले 27% था, वो घट के 19.2% हो गया है। सऊदी अरब 11.6% था, अब घट के 6.7% हो गया है। ऐसा क्यों हुआ है? देखो, आपको पता है कि अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्रों और पेशेवरों की संख्या में वृद्धि हो रही है दिन प्रतिदिन। खाड़ी देशों में वेतन अस्थिरता होती है और रोजगार के अवसरों में कमी होती है, जिसके वजह से ये खाड़ी देशों से रेमिटांसेस जो हैं इंडिया की तरफ कम हो रहे हैं। राज्यवार विवरण की बात करें तो जो सबसे अधिक रेमिटांस ग्रहण करते हैं उसमें महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु टॉप 3 पे बने हुए हैं। कुल रेमिटांस का 50% ये लोग हासिल करते हैं। वहीं हरियाणा, गुजरात और पंजाब प्रेषण में वृद्धि हुई है, लेकिन इनका योगदान जो है 5% से कम है। तो सबसे अधिक रेमिटांस प्राप्त करने वाले ये राज्य हैं, ये ध्यान में रखना। औद्योगिक क्लस्टर पहल, ठीक है, विश्व आर्थिक मंच का एक पहल है। इसका उद्देश्य है स्वच्छ ऊर्जा, नवाचार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना तथा ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कमी करना। भारत के 5 औद्योगिक क्लस्टर इसमें शामिल हुए हैं। कौन कौन से? गोपालपुर औद्योगिक पार्क, काकीनाडा क्लस्टर, केरल ग्रीन हाइड्रोजन वैली, मुंद्रा क्लस्टर, मुंबई ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर। तो ये 5 क्लस्टर हैं जो मतलब औद्योगिक क्लस्टर पहल विश्व के जो विश्व आर्थिक मंच का है उसमें शामिल हुए हैं। पहल के वैश्विक आंकड़ों की बात करें तो 33 औद्योगिक क्लस्टर, 16 देश और 5 महाद्वीप इसमें शामिल करे गए हैं। इसको लॉन्च कब करा गया था? COP26 2021 में एसेंच्योर और EPRI की साझेदारी से इसे विकसित किया गया है। ठीक है, तो ध्यान में रखना। केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना की मंजूरी दी है। काफ़ी चर्चा का विषय हुआ। जो भी एम्प्लॉइज़ हैं, सरकारी एम्प्लॉइज़ हैं, उनके चेहरे पे खुशी की लहर दौड़ गई। आयोग का जो प्रमुख है परंपरागत रूप से सर्वोच्च न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। पिछला वेतन आयोग जो कि 7वां वेतन आयोग था, इसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर ने करी थी। आयोग ने 2014 में कार्य प्रारंभ किया और 19 नवंबर 2015 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसे 2016 में लागू किया गया था। ठीक है, 1947 से अब तक 7 वेतन आयोगों का गठन हो चुका है। अगला हमारा टॉपिक है पैन 2.0 परियोजना। ठीक है, पैन कार्ड वाला 25 नवंबर 2024 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा मंजूरी दी गई है, जिसमें लागत होगी 1435 करोड़ रुपया। क्या होगा उद्देश्य? पैन सेवाओं का डिजिटलीकरण, डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता, प्रक्रिया को सरल और तेज बनाना। ठीक है, आधार, बैंक खातों आदि के साथ पैन का एकीकरण करना। ठीक है, देखो वीडियो लंबा तो हो सकता है लेकिन हाईली प्रोडक्टिव है। यहाँ से 4-5 क्वेश्चन तो आने ही हैं आपके करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में। ठीक है, तो बने रहिएगा पेशेंस और शांति के साथ। उसके बाद जब आप PDF रिवाइज करोगे ना, तो मेरा PDF आपको समझने में आसानी होगी, उससे डेटा का संग्रहण जो है वो और आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है आयुष्मान वय वंदना कार्ड। ठीक है, प्रधानमंत्री जो जीवन जन आरोग्य योजना है उसी के तहत है। ये लॉन्च करा गया 29 अक्टूबर 2024 को धन्वंतरी जयंती और 9वां आयुर्वेद दिवस के अवसर पर। ठीक है, इसके लाभार्थी होंगे 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिक। आयुष्मान वय वंदना योग कार्ड। ठीक है, लाभ 5 लाख तक वार्षिक मुफ्त उपहार दिया जाएगा और आय या आर्थिक स्थिति के परवाह किए बिना सबको ये मिलेगा जो 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक हैं। ठीक है, उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा का समन्वय करके। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है पहली बार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है ना 7 बिलियन US से अधिक हो गया। 14 अक्टूबर 2024 की ये स्थिति है। ठीक है, 704.8 बिलियन US। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना कब इसका स्टेटस था। अगला हमारा टॉपिक है नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS बुलेटिन, जो 12 जून 2025 को रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित किया गया।
इसमें बहुत सारी चीज़ें जारी करी जाती हैं और क्वाइट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अमूमन प्रश्न पूछता है। और जो भी इसमें स्टैटिक टर्म्स हैं जैसे शिशु मृत्यु दर, जन्म दर, ठीक है, मृत्यु दर, ये सब क्या होता है आपको पता होना चाहिए, तो पता करके जाना। बीपीएससी कई बार यहाँ से प्रश्न पूछ चुका है। शिशु मृत्यु दर की बात करें तो SRS बता रहा है कि सर्वाधिक IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मध्य प्रदेश में है 40 प्रति 1000 जीवित जन्म। सबसे कम मणिपुर में है 3 प्रति 1000 जीवित जन्म। तो सबसे अधिक IMR मध्य प्रदेश 40 के बराबर है और मणिपुर में सबसे कम 3 के बराबर है। बर्थ रेट की बात करें तो अखिल भारतीय स्तर पर 2022 में ये 91.1 प्रति 1000 जनसंख्या के बराबर था। ठीक है, 1971 में 36.9, 2021 में 19.3 था। शहरी क्षेत्रों में ये 15.5 और ग्रामीण क्षेत्रों में 20.8 के बराबर बना हुआ है। शीर्ष 5 जन्म दर वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो इसमें बिहार प्रथम स्थान पे है 26.9 TFR के साथ। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है बर्थ रेट के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे, राजस्थान तीसरे, मध्य प्रदेश चौथे और मेघालय 5वें स्थान पे है। वहीं न्यूनतम जन्म दर वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें 2022 के आंकड़े हैं सब, ये ध्यान में रखना, जो कि अभी हाल ही में जारी किए गए हैं। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह प्रथम स्थान पे है, गोवा द्वितीय, चंडीगढ़ तृतीय, तमिलनाडु चतुर्थ और केरल जो है 5वें स्थान पे है, केरल और पुडुचेरी। भारत में डेथ रेट की बात करें तो दीर्घकालिक गिरावट इसमें देखी गई है। भारत की मृत्यु दर में पिछले 50 वर्षों में महत्वपूर्ण गिरावट आई है। 1971 में मृत्यु दर लगभग 15 प्रति 1000 था, 2022 में ये 6.8 प्रति 1000 हो गया और 2021 में यह 7.5 प्रति 1000 के बराबर था। ग्रामीण बनाम शहरी क्षेत्रों की बात करें तो शहरी क्षेत्रों में 6 प्रति 1000, ग्रामीण क्षेत्रों में 7 प्रति 1000 के बराबर था। ठीक है, तो 2022 में उच्चतम मृत्यु दर वाले और न्यूनतम मृत्यु दर वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को बात करें तो उच्चतम में देखें तो छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पे, द्वितीय स्थान पे पंजाब, तृतीय पे गोवा, चौथे पे उड़ीसा और 5वें पे केरल है। न्यूनतम मृत्यु दर वाले में चंडीगढ़ प्रथम स्थान पे है, दिल्ली द्वितीय स्थान पे है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR की बात करें तो आपको पता है कि प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे की मृत्यु को यह दर्शाता है। किसी देश के समग्र स्वास्थ्य स्तर का ये क्रूड संकेतक है, अशोधित संकेतक है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पे जो यदि देखें तो 1971 में यह 129 प्रति 1000 था। स्वास्थ्य सुविधाएं उतनी अधिक नहीं थी, लोगों का प्रसव जो है वो घर पे ही हो जाता था, दाइयाँ आके करती थी, जो अनट्रेंड होती थी, अनहाइजेनिक तरीके से किया जाता था, तो ये सारी चीज़ें थी। 2021 में ये 27 प्रति 1000 हो गया, 2022 में 26 प्रति 1000 हो गया। IMR में उल्लेखनीय गिरावट एक चौथाई से भी कम हो गया। ठीक है, उच्च IMR वाले राज्यों की बात करें तो हमने शुरुआत में देखा मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे है, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश लगभग द्वितीय स्थान पे बना हुआ है। न्यूनतम में मणिपुर प्रथम स्थान पे है और द्वितीय स्थान पे लद्दाख, सिक्किम और गोवा जिसका 5 है IMR। मातृ मृत्यु दर की बात करें तो भारत का औसत MMR जो है 2020-22 में ये घटकर 88 हो गया है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो लेटेस्ट आंकड़ा और सारे आंकड़ों, पुराने आंकड़ों को यदि आप नहीं याद करना चाहते हो तो लेटेस्ट आंकड़ों को याद करना। 2020-22 में ये क्या हो गया है, 88 हो गया है। ठीक है, राज्यवार MMR की बात करें तो सबसे अधिक मध्य प्रदेश में और सबसे कम जो है केरल में है। मध्य प्रदेश में 159 और केरल में मात्र 18। नवजात मृत्यु दर की बात करें तो 2022 में ये घटकर 19 प्रति 1000 जन्म हो गया है। ग्रामीण में यह 21 है और शहरी में 13 है। राज्यवार स्थिति में सबसे अधिक जो है नवजात मृत्यु दर मध्य प्रदेश में है और बच्चों में भी मध्य प्रदेश में है और सबसे कम केरल में है। लेकिन न्यूनतम बच्चों में यदि हम बात करें तो वो मणिपुर था। जन्म के समय लिंगानुपात जो है 2020-22 में ये 914 के बराबर पहुंच चुका है डियर एस्पिरेंट। ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करें तो 2021-22 में ये 2.0 के बराबर ये स्थिर है। राज्यवार TFR की बात करें तो सबसे अधिक बिहार का है 3 और सबसे कम दिल्ली और तमिलनाडु का है 1.3। उत्तर प्रदेश में ये 2.6 के बराबर है। अगला हमारा आंकड़ा जो है ये पारिवारिक उपभोग व्यय सर्वेक्षण के बारे में है 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर का।
जारीकर्ता कौन है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। उद्देश्य क्या है? वस्तु और सेवाओं पर घरेलू उपभोग और खर्च की जानकारी एकत्र करना। औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय की बात करें तो दैट मीन MPCE की बात करें तो ग्रामीण में 4122, शहरी में 699906 रुपये के बराबर है। निःशुल्क वस्तुएं शामिल करने पर ग्रामीण जो है 4247 और शहरी जो है 7078 है। मतलब जो सरकार के द्वारा दी जाती है, फ्री में दी जाती है सेवाएं, उसको। ठीक है, यदि देखें तो जो वृद्धि हुई है ग्रामीण क्षेत्रों में औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग में, ये ग्रामीण क्षेत्रों में 9.25 और शहरी में 8.3% के बराबर रही है। ग्रामीण शहरी खर्च अंतर का रुझान 2022-23 में ये 71% के बराबर पर बना हुआ है। 2023-24 में ये घटकर 70% के बराबर पहुंच चुका है। राज्यवार आंकड़े, सर्वाधिक MPCE सिक्किम में, न्यूनतम MPCE छत्तीसगढ़ में है। वार्षिक MPCE वृद्धि जो है ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक उड़ीसा में, शहरी क्षेत्रों में सर्वाधिक पंजाब में, न्यूनतम वृद्धि ग्रामीण महाराष्ट्र में और शहरी कर्नाटक में दर्ज करा गया है। ठीक है, ग्रामीण शहरी अंतर राज्यवार सबसे अधिक अंतर जो है इसमें झारखंड में देखा गया है। ग्रामीण शहरी जो लोग भी मानसिक खर्च करते हैं अपने परिवार के ऊपर, ये 83% सबसे अधिक अंतर जो है ग्रामीण शहरों का झारखंड में है और सबसे कम जो है वो केरला में है। गिनी गुणांक, गिनी कोएफिशिएंट में जो आप देखते हो असमानता 2023-24 में ये जो है 2022-23 की तुलना में घट के ग्रामीण में 237 मतलब 0.237 के बराबर हो चुकी है। वहीं शहर के मामले में 2022-23 में जहां 0.134 था, 2023-24 में 0.284 के बराबर हो गया है। ठीक है, दैट मीन्स गिनी कोएफिशिएंट जो है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पिछले वर्ष के बनिस्बत 2023-24 में गिरे हैं। तो घटने का क्या अर्थ होता है? गिनी कोएफिशिएंट जितना हाई रहता है असमानता उतनी अधिक रहती है, और कम होगा तो खपत में अधिक समानता दिखेगी। ठीक है, खाद्य पर खर्च अनुपात की बात करें तो ग्रामीण परिवार कुल खर्च का जो 47% है वो खाद्य पे खर्च होता है और शहरी परिवार का 40%। तो ये था पूरे एक साल का हाईली प्रोडक्टिव करंट डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। आई होप कि जो भी कंटेंट मैंने आपके लिए ये लाया, आपको बताया, आपके जहन में उतर चुका होगा। इसका PDF ऑब्वियस एक बार वीडियो देखने से आपको याद नहीं होगा, लेकिन वीडियो देखने से कैसे ओरिएंटेशन है, किस तरीके से समझना है, कौन कौन से डेटा को हमें याद करना है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं तो आपको फिर से PDF रिवाइज करने में आसानी होती है। तो वीडियो को 1-2 बार आप देख लेना, फिर मैं जल्दी इसका PDF भी शेयर कर दूँगा। ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।